हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लीनॉइड क्राफ्ट्स। आज हम पढ़ने वाले आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, छोटे क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है और ये इक्वेशन दिया जाता है छोटे क्लासेस में। क्या है वो इक्वेशन? 6CO2। मुझे नहीं लगता मैं सब्सक्रिप्ट वगैरह कर पाऊँगा, बट अंडरस्टैंड कि ये 2 नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। या फिर रुको, मैं कुछ डिग्राम लगाता हूँ। 6CO2 + 12H2O। सॉरी, छोटे क्लासेस में क्या होते हैं, 6HO देते हैं, H2O। मैं अभी एक्चुअल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाने इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। गिव्स C6H12O6 + 6O2। अब ये रिएक्शन को ठीक से लिखने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ छोटे क्लासेस। सिक्स CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2। छोटे क्लासेस में इक्वेशन ये पढ़ाया जाता है, बट दिस इज़ नॉट द कंप्लीट इक्वेशन। यहाँ 6 नहीं, यहाँ 12H2O लगता है और यहाँ 6H2O निकलता है। दिस इज योर एक्चुअल इक्वेशन। 12H2O इस तरफ, 6H2O इस तरफ। छोटे क्लासेस में एक नेट रिएक्शन देते हैं कि यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो हम लोग मान सकते हैं कि 6 यूज़ हुआ है, लेकिन एक्चुअली 12 यूज़ होते हैं और 6 निकलते हैं। दिस इज द एक्चुअल फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, देखो। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आपने छोटा क्लासेस में पढ़ा होगा कि सनलाइट जब होता है और क्लोरोफिल जब होते हैं तो लीव्स मेक देयर ओन फूड। अब ये ओन फूड बनता कैसे है? हमें लगता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, उसमें से ग्लूकोज निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया, वाटर निकाल दिया, हो गया। इतना सिंपल है? नहीं, बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि ये क्यों होता है फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए ये गैसेस वगैरह कहाँ से निकलते घुसते हैं? गार्ड सेल से। लीफ के अंडर सरफेस में गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। इन गार्ड सेल्स के थ्रू ही जो है ये होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर दुखता है वगैरह। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द गार्ड सेल्स ऑफ द सेल, सॉरी, गार्ड सेल्स ऑफ द लीफ। तो इसीलिए इसी के अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। अब हमें समझना होगा कि ये फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये गार्ड सेल्स खुलते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं, ये समझना होगा। तो गार्ड सेल्स क्यों खुलते हैं, क्यों बंद होते हैं, इसके लिए 2 थ्योरीज है, ठीक है। एक है शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, और दूसरी है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ये 2 ऐसी थ्योरीज है जो हमें ये बताती है कि गार्ड सेल्स खुलते क्यों हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपीरेशन के लिए, जिसके लिए भी खुलते क्यों हैं गार्ड सेल्स। सबसे पहले शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी को समझते हैं। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एक पुरानी थ्योरी हो गई है जो आज कल नहीं मानी जाती है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है एग्जाम्स के लिए। अब शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी क्या कहता है, देखिए। गार्ड सेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं, है ना। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल है। अब क्या होगा कि सनलाइट है, यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट है, एयर वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये जो ये जो आपके
क्लोरोफिल है, यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईली डेंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक हो जाएगा ये। अगर ये हाइपरटॉनिक हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। अगर ये हाइपरटॉनिक हुआ तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा। अगर ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा तो ये टर्जिड हो जाएगा, और अगर ये टर्जिड हो गया तो ये फूल जाएगा, और अगर ये फूल जाएगा तो ये बाहर को फूलने निकलेगा और यहाँ बीच में गैप हो जाएगा। लेट मी रिपीट, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लीव्स के अंदर फूड बनता है, प्लांट्स अपने लीव्स में फूड बनाते हैं। अब स्टोमाटा कैसे खुलते कैसे बंद होते हैं, स्टोमाटा के गार्ड सेल्स में क्लोरोफिल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है। इस ग्लूकोज के आने के कारण ये जो आपका गार्ड सेल्स है ये हाइपरटॉनिक हो जाते हैं। हाइपरटॉनिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी का लेवल कम है और सॉल्यूट का लेवल ज़्यादा है। पानी कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा उतना ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन कम होगा एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो हाइपरटॉनिक, जब कोई चीज़ हाइपरटॉनिक बढ़ती है तब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो वो ज़्यादा अपने अंदर पानी खींच पाएगा। ज़्यादा पानी खींचने के कारण ये फूल जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, जिसके कारण स्टोमाटा खुल जाएगा। ठीक है। अब रात को क्या होगा, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जितना भी ग्लूकोज है ये सारा ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ट्रांसलोकेट हो जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू अदर पार्ट्स, जिसके कारण यहाँ क्या बन जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइपरटोनिक जो चीज़ थी, जो ग्लूकोज था, उसको निकाल दिया गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो अब ये टर्जिड नहीं रहेगा, पानी बाहर जाने लगेगा, फ्लैसिड बन जाएगा, इट विल बिकम फ्लैसिड। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। दूसरी थ्योरी आती है K+ आयन कंसंट्रेशन थ्योरी और पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि देखो, गार्ड सेल्स जो है उनमें क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने के कारण ATP बनता है, एनर्जी। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी। ये एनर्जी का यूज़ करके गार्ड सेल्स अपने आसपास के सेल्स में से पोटेशियम आयन अपने अंदर खींच लेते हैं, पोटेशियम आयन। ठीक है, अगर पोटेशियम आयन अंदर खींचा गया तो क्या होगा, टर्जिड, मेरा मतलब हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण टर्जिडिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पानी अंदर खींचने लगेगा ये, और इसी कारण फूल जाएगा फोटोसिंथेसिस के कारण, और फिर गार्ड सेल्स खुल जाएंगे। रात को क्या होगा, रात को ATP रिलीज नहीं होगा। अब ये K+ आयंस जो है इसको तो एनर्जी के साथ अंदर रखा हुआ है ना, अगर एनर्जी खत्म तो K+ आयंस को अब ये नहीं होल्ड कर सकता, तो K+ आयंस निकल जाएंगे, निकल जाएंगे तो अब ये हाइपरटोनिक नहीं रहा, हाइपरटोनिक नहीं रहा तो अब ये फूला हुआ नहीं रहा, अब ये पतला हो गया, फ्लैसिड हो गया, जिसके कारण जो होल है वो बंद हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि स्टोमाटा क्यों खुलता है, क्यों बंद होता है, अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का यूज़ क्या है, हमें क्यों चाहिए फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल है, छोटा क्लासेस में पढ़ाई होगा। नंबर 1, फूड। फोटोसिंथेसिस के कारण फूड बनते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स में सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, इनसोल्यूबल्स चीज़ों में कन्वर्ट होते हैं, वो फिर स्टार्च के तौर पे स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च क्यों होता है, ग्लूकोज के कारण होता है। सो ग्लूकोज इज़ द फूड फॉर एवरीवन। नंबर 2, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होते हैं जो हम सबको ब्रीथ करने के लिए चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है, क्लोरोफिल। अब आपको देखना पड़ेगा डायग्राम, क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, आपने छोटा क्लासेस में पढ़ा ही होगा, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है,
क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा होता है, एक ओवल जैसा गोला जिसके ऊपर एक टोपी है। इस टोपी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट एनवलप। क्लोरोप्लास्ट एनवलप। इस सैक के अंदर, मेरा मतलब इस गोले के अंदर छोटे 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 ऐसे कुछ सैक्स होते हैं, ठीक है, पाइल्स ऑफ सम टाइप ऑफ सैक्स। इस एक पाइल को कहते हैं हम ग्रैनम, GRANUM, ग्रैनम। और एक सैक को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड, एक सैक को थाइलाकॉइड, पाइल ऑफ सैक्स को हम लोग कहते हैं ग्रैनम। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय सम टाइप ऑफ कनेक्टिंग थिंग विच इज कॉल्ड फ्रेट, FRET, फ्रेट। यहाँ पे एक लिक्विड होते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रोमा, STROMA, नॉट स्टोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। अब क्लोरोफिल कितने तरह के होते हैं? क्लोरोफिल 9 तरह के होते हैं, ठीक है। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स में कौन सा सबसे ज़्यादा यूज होता है? क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन ये 2 मेन क्लोरोफिल है जो यूज होते हैं। अब क्लोरोफिल के लिए कौन सा कलर इंपॉर्टेंट है बताओ? ब्लू और रेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्स फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है? ब्लू एंड रेड। आप कहोगे हैं हमने तो छोटी क्लासेस में ग्रीन पढ़ा था। अब बे गधो, फिजिक्स नहीं पढ़ी। अब ये जो क्लोरोफिल है, अगर इसको ब्लू लाइट दोगे तो ये ब्लू लाइट अब्जॉर्ब कर लेगा। अगर तुम लोग इसको ग्रीन लाइट दोगे फॉर एग्जाम्पल, तो ये ग्रीन लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देगा ना। दिस इज वाई क्लोरोफिल लुक्स ग्रीन। Why does chlorophyll look green? Because it reflects all the green light which it gets and absorbs all other colors of light. ठीक है, क्लोरोफिल absorbs all other colors of light and reflects only green light. तो अगर तुम लोग इसको ग्रीन लाइट दोगे तब तो ये रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या काम आया? ब्लू और रेड लाइट को ये absorb करते हैं, और यही तो लाइट एनर्जी इसको चाहिए होता है, ब्लू और रेड लाइट। दैट्स वाई ब्लू एंड रेड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? छोटे क्लासेस में हमें ऐसा लगता है कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, पानी लिया, दोनों को जोड़ दिया, निकल गया हमारा ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। गलत। सबसे पहले क्या होता है, जब सनलाइट पड़ता है, ठीक है, जब सनलाइट पड़ता है, अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाया था यहाँ पे वो होता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के जो कवरिंग होता है उसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। थाइलाकॉइड का कवरिंग में जो होते हैं इसको कहते हैं क्लोरोफिल। जब सनलाइट आता है, ठीक है, जब हम लोग इसको सनलाइट के अंदर रख देते हैं, क्लोरोफिल क्या करते हैं? सनलाइट को अब्जॉर्ब करने लगता है, ठीक है। सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, एक्चुअली ये फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करते हैं। फोटॉन्स मतलब लाइट एनर्जी का सबसे छोटा यूनिट को हम लोग कहते हैं फोटॉन्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, ये फोटॉन्स को अपने अंदर खींच लेते हैं। फोटॉन्स को खींच के क्या करता है? पानी को ब्रेक कर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता जो हम लोग सोचते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है। फोटॉन्स को अपने अंदर लेके ये पानी यानी कि 2H2O को ब्रेक कर देता है, ठीक है। कैसे ब्रेक करते? 4 फोटॉन्स की एनर्जी के साथ। इट नीड्स द एनर्जी ऑफ 4 फोटॉन्स टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल इनटू 4 हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते, सोचो, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं एक जगह इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिख देता हूँ। फोटोलाइसिस, इस रिएक्शन को हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। फोटोलाइसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल अपने अंदर फोटॉन्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस फोटॉन्स की एनर्जी का यूज करके वो वाटर को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स में। अब इन सब का क्या यूज होता है? इन सब का भी यूज होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं जिसको कहते हैं निकोटीनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बहुत बड़ा नाम है, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं NADP। NADP निकोटीनामाइड NICOTINAMIDE, निकोटीनामाइड, एडेनाइन ADENINE, डाई न्यूक्लियोटाइड DINUCLEOTIDE, फॉस्फेट PHOSPHATE,
PHATE, ठीक है। तो NADP में एक इलेक्ट्रॉन जाता है प्लस एक हाइड्रोजन जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन आयन जाते हैं, और इसके हेल्प से एक और एंजाइम यूज होता है जिसके हेल्प से ये बन जाता है NADPH, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट या फिर निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो निकलते हैं ये सिंपली बाहर हवा में निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन, ये और इलेक्ट्रॉन्स का यूज कहाँ होते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, याद है तुमने पढ़ा होगा कि क्लास 9th में ही पढ़ा होगा कि ADP ATP में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एनर्जी जब चाहिए होते हैं ATP दोबारा ADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ADP ATP में कन्वर्ट कैसे होते हैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, कोई भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक साथ कंबाइन करके विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते ATP में। बहुत सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पे। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे मैं सब चीज़ का नाम लिखता हूँ, इसी वाले डिब्बे में लिखते रहते हैं। एक हो गया फोटोलाइसिस, यानी कि वाटर को ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में, इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब द कन्वर्जन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट टू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय कंबाइनिंग विथ एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स which are found या फिर which are जैसे released by photolysis. This process is called photophosphorylation. अब ये है लाइट डिपेंडेंट फेज, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं लाइट डिपेंडेंट, एक होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट मतलब ये लाइट बिना हो ही नहीं सकता, और लाइट इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि ये डार्क में होगा, ये लाइट में ही होगा, लेकिन इसको डायरेक्टली लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की ज़रूरत है। सो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है? स्टेप नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, स्टेप नंबर 2 फोटोलाइसिस, और इनका यूजेस में आएगा आपका फॉस्फोरिलेशन या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें हमें लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, प्लांट के लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या ग्लूकोज आई जा रहा है। अब क्या प्लांट के पास इतना फुर्सत है कि ये बैठ के ये सारा ग्लूकोज को इधर से उधर भेजेगा और करेगा? नहीं, इसको तो मतलब है कि बनाते जाए ग्लूकोज, तो टेम्पररी कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना जब ग्लूकोज बने। सो फॉर टेम्पररी रीजन क्या होता है, ये ग्लूकोज को कुछ प्लांट्स कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमेरिसेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमेरिसेशन। बहुत सारे नाम है, याद रखना। पॉलीमेरिसेशन मतलब the process of conversion of simpler and smaller molecules into complex and bigger molecules is termed as polymerization. For example, conversion of several glucose molecules into a starch molecule. बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एक स्टार्च मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है। अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या क्या निकलता है? सिंपल, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। रिएक्शन का है, यहाँ रिएक्शन कहीं हमने लिखा था ना, यहाँ लिखा था शायद, हाँ, ग्लूकोज
वाटर और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ निकलते हैं, ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का क्या यूज़ होता है? ग्लूकोज या तो डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, लेट अस राइट हियर डायरेक्टली कंज्यूम्ड। ग्लूकोज या तो प्लांट डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, या तो उसको एक इनसल्यूबल सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इसको स्टोर कर दिया जाता है इनसल्यूबल सॉल्ट के तौर पे, ठीक है, या फिर सुक्रोज के तौर पे। इसका फिर यूज़ होता है फॉर सिंथेसाइजिंग फैट्स, प्रोटीन्स, एक्सट्रैक्ट है, इन सब में इस ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वाटर का क्या यूज़ होता है? वाटर दोबारा फोटोसिंथेसिस करने में यूज़ होगा। खुद सोचो, 6H2O निकला, 2 बार फोटोसिंथेसिस होगा, 12H2O निकल गया, दोबारा घुस गया फोटोसिंथेसिस करने, सिंपल। ऑक्सीजन को प्लांट बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, बचा हुआ बाहर निकाल देते हैं, और ये बचा हुआ जो बाहर ऑक्सीजन निकलते हैं ये हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो लीफ में जो ये ग्लूकोज बनता है ये डायरेक्टली प्लांट स्टोर नहीं करता फोटोसिंथेसिस के दौरान, फॉर टेम्परेरीली उसको वहीं पे रख दिए जाते हैं, लेकिन बाद में जैसे इसको टेम्परली एक इनसल्यूबल स्टार्च के तौर पे स्टोर किया जाता है, लेकिन रात को जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता इसको दोबारा सल्यूबल स्टार्च बनाया जाता है, फिर इसको पानी वगैरह के साथ, सेल सैप के साथ, इसको फ्लोएम के द्वारा अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है फॉर स्टोरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। कहाँ लिखा हमने प्रोसेसेस? हाँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड translocation. Let us write here translocation. अब कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, मतलब वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं। तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कुछ प्लांट्स कैसे करते हैं? सोचो, सबसे पहले लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया, पहला तरीका लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा लाइट अब्जॉर्ब कर पाएंगे, सिंपल, ठीक है। नंबर 2, लीफ अरेंजमेंट। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, अपने आप को 90 डिग्री पे रख देते हैं एज कंपेयर टू द सोर्स ऑफ लाइट, अपने आप को 90 डिग्री पे अरेंज कर देते हैं ताकि इक्वल लाइट पड़े टू एवरी पार्ट ऑफ द लीफ। एक्चुअली इक्वल नहीं, मैक्सिमम लाइट के लिए, क्योंकि अगर लेटे वेटे होंगे तो लाइट कम पड़ेगा, लेकिन 90 डिग्री पे मैक्सिमम लाइट पड़ते हैं, इसलिए ये लोग 90 डिग्री पे होते हैं। उसके बाद क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस कुछ प्लांट्स का बहुत ट्रांसपेरेंट और वाटरप्रूफ होते हैं, जिसके कारण लाइट इजीली आ पाए, ठीक है। क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट और ट्रांसपेरेंट होते हैं। बहुत सारा स्टोमाटा होता है कुछ प्लांट्स में, न्यूमरस स्टोमाटा, बहुत ज़्यादा स्टोमाटा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो पाए और फोटोसिंथेसिस हो पाए। उसके बाद कुछ प्लांट्स में बहुत कम थिकनेस होता है, जिसके कारण फटाफट सामान इधर से उधर, उधर से इधर आ जाए, जिसके कारण ज़्यादा रैपिड ट्रांसपोर्ट हो। कुछ प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी कंसंट्रेटेड होते हैं इन द अपर पार्ट्स सो दैट दे हैव मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद कुछ प्लांट में एक्सटेंसिव वेन सिस्टम होते हैं टू अलाउ मोर रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, ये समझना थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना जो इजीली समझे नहीं जा सकते, अजीब से चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, नॉर्मली लोगों को क्या लगेगा, फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, जितना ज़्यादा लाइट उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस। गलत, इतना इजी नहीं है। बेसिकली क्या होता है,
मान लो मैं लाइट को बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, बढ़ाए जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं लाइट को बढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये लाइट को मैं बढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है, लाइट को मैं बढ़ाए जा रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस बढ़े जा रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आके ये बढ़ना कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.02%। जब कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% हो जाएगा तब फोटोसिंथेसिस और नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर अब इसके बाद मैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाने लग गया, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस फिर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन फिर जब 0.05% हो जाए फिर से स्टेबल हो जाएगा। और इस स्टेबिलिटी के बाद चाहे मैं कितना ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दूँ, कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दूँ, ये और ज़्यादा नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस इधर आके स्टॉप हो जाएगा बढ़ना, ठीक है, 0.02 और 0.05। इसके बाद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में भी थोड़ा अच्छे से समझना होगा। 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट टेम्परेचर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर तुम फोटोसिंथेसिस मतलब अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस कम होगा, ठीक है। और वहीं अगर तुम 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर को घटाओगे तो भी फोटोसिंथेसिस कम होगा। मतलब चाहे तुम 35 डिग्री के ऊपर जाओ चाहे तुम 35 डिग्री के नीचे जाओ फोटोसिंथेसिस कम होगा, जिसका मतलब 35 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब एक मैथमेटिकल चीज़ पता किया गया है, बोलो क्या? 20 डिग्री पे मान लो जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तब x फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो जब 30 डिग्री सेल्सियस फोटोसिंथेसिस कर दोगे तब 2x फोटोसिंथेसिस होगा। जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब 2x फोटोसिंथेसिस होगा। सिमिलरली 25 डिग्री से 35 डिग्री फोटोसिंथेसिस का रेट डबल हो जाएगा। 22 डिग्री से 32 डिग्री फोटोसिंथेसिस का रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाटर कंटेंट। जितना कम पानी आएगा उतना कम फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ये काफ़ी सिंपल है। इसके बाद कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, जैसे क्लोरोफिल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। समझे? अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हुई तो क्लोरोफिल को एक लॉस होगा, वो ज़्यादा सोलार एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पाएगा। सोलार एनर्जी ट्रैप करने के लिए क्लोरोफिल को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं हुए उसके पास तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रोटोप्लाज्म में पानी कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। उसके बाद अगर लीफ के क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक हुए, स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ठीक से नहीं हुआ, या फिर साइज ऑफ लीफ थोड़ा अलग हुआ, तो मतलब साइज ऑफ लीफ, क्यूटिकल की थिकनेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा इस चीज़ को इफेक्ट करता है कि कितना फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर, कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और इन एक्सपेरिमेंट्स में कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे नंबर 1, अब मुझे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए होते हैं मुझे बताओ। मेन चीज़ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए होता है? व्हाट आर द मेन थिंग्स इन फोटोसिंथेसिस? लेट्स राइट हियर। नंबर 1 क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में सबसे ज़रूरी क्लोरोफिल। नंबर 2 सनलाइट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सनलाइट। नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कार्बन डाइऑक्साइड।
नंबर 4 ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन। अब क्या एक्सपेरिमेंट में हमें ये प्रूफ करना है कि क्लोरोफिल क्यों चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि सनलाइट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और हमें ये प्रूफ करना है, ओ सॉरी ऑक्सीजन चाहिए नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमें ये प्रूफ करना है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है या फिर नहीं। और इन एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लीफ में जो ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट है उसको निकाल देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल स्क्रैच से एक्सपेरिमेंट करना है। पहले से अगर स्टार्च हुआ तब क्या मज़ा आएगा। और एक्सपेरिमेंट के पहले जो हम लोग रिजल्ट देखेंगे और बाद में देखेंगे वो सेम होगा, इसलिए हम लोग पहले लीफ को जो है डी स्टार्च कर देंगे, सारा स्टार्च निकाल देंगे। डी स्टार्च कैसे करेंगे, उस लीफ को, उस प्लांट को हम लोग रख देंगे एक डार्क रूम में फॉर 24 to 48 आवर्स। अगर वो डार्क रूम में होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन के कारण जो ग्लूकोज है वो लीव से अदर पार्ट्स में चले जाएगा, जिसके कारण लीव्स डी स्टार्च हो जाएंगे। उसके बाद हम ये कैसे चेक करेंगे कि लीफ में स्टार्च है या नहीं, उसके लिए एक आयोडीन टेस्ट होता है। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लीफ को पानी के अंदर रखते हैं। क्यों पानी के अंदर रखते हैं, और उसको बॉईल करते हैं। क्यों पानी के अंदर रखते हैं, क्यों बॉईल करते हैं, ताकि उसके अंदर के सारे लिविंग सेल्स मर जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी लीफ को दोबारा बॉईल करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग इसको रखेंगे मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर, METHYLATED, मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर हम लोग रखेंगे इसको, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा। उसके बाद, और मेन चीज़ हमें ये क्यों करते हैं, क्लोरोफिल निकालने के लिए। हार्ड और ब्रिटल तो हो जाएगा, मेन हमारे इसमें मकसद है क्लोरोफिल निकालने का। इसके बाद हम लोग इसको दोबारा से पानी के अंदर रखेंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद हम लोग इसको रखेंगे एक आयोडीन सोल्यूशन के अंदर। आयोडीन सोल्यूशन के अंदर 0.3 ग्राम्स ऑफ आयोडीन रहेगा, 1.5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रहेगा, और 100 मिलीलीटर ऑफ पानी रहेगा। अब अगर ये लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो इसका मतलब स्टार्च है, और अगर लीफ का कलर ब्राउन हो गया इसका मतलब स्टार्च नहीं है। दिस इज हाउ वी विल प्रूव कि स्टार्च है या नहीं। तो सबसे पहले हाउ टू प्रूव कि क्लोरोफिल चाहिए या फिर नहीं चाहिए, दिमाग लगाओ, कैसे प्रूव करें कि क्लोरोफिल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। शायद तुम लोग नहीं समझे, कुछ प्लांट्स में ऐसे लीव्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं वैरीगेटेड लीव्स। वैरीगेटेड लीव्स, रुको यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैरीगेटेड लीव्स। वैरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है कि लीव जो है तुम्हारा, वो लीफ पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होता, बीच बीच में ग्रीन होता है, कहीं कहीं पे बीच बीच में कुछ अलग कलर होता है, ठीक है, थोड़ा अलग कलर थोड़ा अलग कलर। दिस इज कॉल्ड वैरीगेटेड लीफ। वैरीगेटेड लीफ एग्जाम्पल्स, CGC, कोलियस जेरानियम क्रोटॉन, कोलियस जेरानियम क्रोटॉन, लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, कोलियस जेरानियम एंड क्रोटॉन, कोलियस जेरानियम क्रोटॉन, 3 एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम। अब क्या होगा, ऐसे लीफ को हम लोग लेंगे, इसको डिस्चार्ज करेंगे, फिर इसको सन के अंदर रखेंगे, कुछ टाइम बाद हम लोग एक लीफ को प्लक कर लेंगे फ्रॉम द प्लांट, फिर हम लोग वो लीफ जो है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च करेंगे। हमें दिखेगा कि सिर्फ जो जो पार्ट्स पहले ग्रीन था सिर्फ वही पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ है और बाकी के सारे पार्ट्स ब्राउन हो चुके हैं। दिस विल शो कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट्स में ग्रीन कलर था सिर्फ वही पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, और जो पार्ट में ग्रीन कलर नहीं था वो पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, वरना जो पार्ट्स ब्राउन कलर थे वो पार्ट्स भी ब्लू ब्लैक हो जाते।
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हम लोग ये कैसे बताएंगे कि सनलाइट चाहिए या नहीं। प्लांट को लो, उसको डिस्चार्ज करो, उसके बाद उसका एक पार्ट को कवर कर दो ब्लैक पेपर के साथ और दूसरा पार्ट को मत कवर करो। फिर उसको सन के अंदर रख दो ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो। कुछ टाइम बाद फिर वो लीफ को प्लग करो और ब्लैक पेपर को निकालो, फिर उसको आयोडीन टेस्ट पे डालो। दिखेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट को हम लोग ब्लैक पेपर से कवर नहीं किए थे वही पार्ट ब्लू ब्लैक हुआ, और जो पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया था वो पार्ट ब्राउन हो चुके हैं। दिस विल प्रूव कि सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट सनलाइट से एक्सपोज था सिर्फ वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ, और जो पार्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं था उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। नंबर 3 हम लोग ये कैसे प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या फिर नहीं चाहिए। प्लांट को लो, उसमें उसको डिस्चार्ज कर दो, उसके बाद अब पार्ट ऑफ द लीफ को क्या करो, कॉनिकल फ्लास्क में रखो जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। ठीक है, फिर इस प्लांट को सनलाइट में छोड़ दो, कुछ टाइम बाद आओ और टेस्ट करो। पार्ट ऑफ द लीफ विच वॉज एक्सपोज टू द एटमोस्फेरिक एयर became blue black, and the part of the leaf inside the flask containing potassium hydroxide does not become blue black. ये एक्सपेरिमेंट जरा ट्रिकी है समझने में, इसलिए लेट्स मेक अ सिंपल डायग्राम इफ पॉसिबल। बेसिकली हम लोग क्या लेंगे, एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एक लीफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, कंटेनर बंद है, ठीक है, सनलाइट मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब्स ऑल कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विल अब्जॉर्ब ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जो पार्ट ऑफ द लीफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाले सोल्यूशन वाले बीकर या फिर जो भी कंटेनर लो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर था, दैट विल नॉट शो अ ब्लू ब्लैक कलर बट इट विल शो अ ब्राउन कलर। लेकिन जो पार्ट बाहर था वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाएगा क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ, लेकिन जहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि वो उसने सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लिया। सो देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट फॉर द लीफ टू डू फोटोसिंथेसिस। नंबर 4 हम लोग ये कैसे दिखाएंगे कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ या फिर नहीं हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लो, क्या करो, सिंपली एक बीकर लो, बीकर लिया, बीकर के अंदर कुछ इस तरह का सामान रख दिया, एपरेचर्स रख दिया, इसके अंदर तुम्हारा प्लांट है, ठीक है, सनलाइट है, सब कुछ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। कुछ टाइम बाद तुम लोग क्या देखोगे कि यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ गया। सिंपल, लेट मी रीड इट, सॉरी, पानी का लेवल घट गया। Place some water plants, example Elodia or Hydrilla, in a beaker containing pond water and cover them by a short stemmed funnel. Invert a test tube full of water over the stem of the funnel. Ensure that the level of water in the beaker is above the level of the stem of the inverted funnel. Place the apertures in the sun for a few hours. Bubbles of the gas will collect in the test tube. Test the gas in the test tube. A glowing splinter bursts into flame which shows the presence of oxygen. बेसिकली बात की कि यहाँ पे तुम्हें बबल्स दिखेगा, ठीक है, जिसके मतलब कि कोई गैस है यहाँ पे, क्योंकि बबल्स होगा, बबल्स ऑक्सीजन का है यहाँ पे, ठीक है, वो बबल्स होगा। दूसरा पानी कम होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान पानी यूज़ हो गया, ठीक है। अब तुम ये टेस्ट कैसे करोगे कि ऑक्सीजन है या फिर नहीं। तुम्हें एक ग्लोइंग स्प्लिंटर लाना है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि बर्न हो जाए, ठीक है, उसको लाना है और टेस्ट करना है। अगर वो बर्न हो गई मतलब ये ऑक्सीजन है, अगर वो बर्न नहीं हुई मतलब ये ऑक्सीजन नहीं है। अब फोटोसिंथेसिस का क्या यूज़ होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, फूड देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद आता है कार्बन साइकिल, जो कि एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इस चैप्टर का पार्ट क्यों है, लेकिन पार्ट है। सो बेसिकली कार्बन साइकिल में हम लोग देखते कि कार्बन कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स है,
प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है प्लांट्स में फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तीनों के द्वारा यूज किया जाता है फॉर, मतलब तीनों निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड is used by plants for photosynthesis. Plants, animals, microorganisms release carbon dioxide for respiration. When all these three die, there is something called fossilization और fossils बनते हैं, ठीक है। फिर यही fossils जब जलाए जाते हैं, कंबशन, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कंबशन के दौरान। उसके बाद एक और चीज़ है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब बर्न किया जाता है तब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब इसके बाद प्लांट्स, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डीके करते हैं एनिमल्स को, वो एनिमल्स को खाते हैं। इस खाने वाले चेन में कार्बन इन्वॉल्व होता है। दिस इज द कार्बन साइकिल, कि कार्बन कहाँ से कहाँ जाता है इन द एनवायरमेंट। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग प्लांट सेल्स containing chlorophyll produce food substance glucose and starch from carbon dioxide and water by using light energy. Plants release oxygen as a byproduct during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है? सबको फूड देते हैं, सबको ऑक्सीजन देते हैं। फोटोसिंथेसिस में मेनली चाहिए होता है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक टोपी होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट एनवलप। उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड। एक टोटल पाइल को हम लोग कहते हैं ग्रैनम, और छोटे छोटे सैक्स को थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के चारों तरफ एक कवरिंग होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है लिक्विड जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। उसके बाद जो ग्रैनम होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रेट। इसके बाद क्लोरोफिल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइट, ब्लू और रेड लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, रेड लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ग्रीन लाइट को तो वो रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। उसके बाद जो स्टोमाटा होता है वो क्यों खुलता है? दैट इज बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो थ्योरीज है, पोटेशियम आयन थ्योरी और शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी एक पुरानी थ्योरी है, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी एक नई थ्योरी है। शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी क्या कहती है कि गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, इसका मतलब वो लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो हाइपरटोनिक बन जाएगा, हाइपरटोनिक बन जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पानी अंदर लेगा, पानी अंदर लेगा तो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा तो टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा तो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो अंदर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। रात को क्या होगा? रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा तो जो ग्लूकोज बन रहा है वो ग्लूकोज अदर पार्ट्स में ट्रैवल हो जाएगा। अगर वो अदर पार्ट्स में ट्रैवल हो गया तो लीव्स आप हाइपरटोनिक नहीं रहेंगे, लीव्स हाइपरटोनिक नहीं रहेंगे तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण टर्जिडिटी कम हो जाएगा, वो लोग फ्लैसिड हो जाएंगे, जिसके कारण स्टोमाटा बंद हो जाएगा। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी क्या कहती है? पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी कहती है कि देखो, जो गार्ड सेल्स है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके पास भी क्लोरोफिल है। जब वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं तब उनमें एटीपी रिलीज होता है, एनर्जी। ये एनर्जी के कारण वो लोग आसपास से पोटेशियम आयंस को अपने अंदर खींच लेते हैं। पोटेशियम आयंस को अंदर खींच लेते हैं तो वो लोग हाइपरटोनिक बन जाते हैं, हाइपरटोनिक बन जाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण पानी अंदर आते हैं, जिसके कारण वो लोग टर्जिड हो जाते हैं और जिसके कारण वो लोग मोटे होके फूल जाते हैं, बीच में स्पेस क्रिएट हो जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा ओपनिंग। रात को क्या होगा कि ये फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा तो एटीपी नहीं रहेगा, एटीपी रिलीज होना बंद हो जाएगा, जिसके कारण जो एनर्जी यूज होकर पोटेशियम आयंस को हमने पकड़ के रखा था वो एनर्जी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पोटेशियम आयन को अब नहीं पकड़ा जा सकता। पोटेशियम आयन अब छूट जाएंगे तो हाइपरटोनिक नहीं रहा, हाइपरटोनिक नहीं रहा तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया तो टर्जिडिटी कम हो गया, जिसके कारण वो लोग फ्लैसिड हो गए, जिसके कारण पतले हो गए और जिसके कारण स्टोमाटा बंद हो गया। फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, पानी आसपास से रूट से आता है लीव्स तक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके ग्लूकोज, हाइड्रोजन, वाटर और ऑक्सीजन बनाते हैं? नहीं,
ये है बेसिक रिएक्शन, नेट रिएक्शन। एक्चुअली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दो फेज होते हैं, एक होता है लाइट डिपेंडेंट फेज, एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट डिपेंडेंट फेज में क्या होता है, जब किसी लीफ को हम लोग सनलाइट के अंदर रखते हैं तो जो क्लोरोफिल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फोटॉन्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने लगते हैं। फोटॉन्स को अब्जॉर्ब करके फोटोलाइसिस होते हैं जिसमें वाटर को ब्रेक कर दिया जाता है हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन में। इस फोटोलाइसिस के कारण जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उसको एक कंपाउंड पिकअप करके अपने अंदर डाल लेते हैं जिसको कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन बना देता है एक एंजाइम की हेल्प से निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन फॉस्फेट। ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं एडीपी को कन्वर्ट करने में टू एटीपी विथ कॉम्बिनेशन विथ अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसके बाद होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज जिसमें लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होते हैं उसको स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हैं प्लांट्स, और जब वो लोग ऐसे ग्लूकोज को स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमेरिसेशन। रात को ये जो स्टार्च वगैरह होता है ये डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसके बाद कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, अडेप्टेशंस होते हैं सो दैट दे कैन डू मोर फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल लार्ज सरफेस एरिया, लीफ अरेंजमेंट एट 90 डिग्री, क्यूटिकल एंड अपर एपिडर्मिस वेरी ट्रांसपेरेंट, too many stomata, very thin leaves, chloroplast concentration high और extensive vein system। फोटोसिंथेसिस से क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, पानी निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है खाने पीने में, या तो प्लांट उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है या तो उसको किसी इनसोल्यूबल स्टार्च में कन्वर्ट करता है, रात को उसको वापस से सोल्यूबल स्टार्च में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर कभी कभी उसको किसी किसी चीज़ों में जैसे पोटैटो में रख दिया जाता है एज स्टार्च। पानी पानी दोबारा यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिए जाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस कौन से फैक्टर्स से इफेक्ट होते हैं, लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट को बढ़ाते जाओ फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा एट अ पॉइंट एट 0.02% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस विल नॉट इंक्रीज एनी मोर। इसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग अब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को बढ़ाते जाए फोटोसिंथेसिस बढ़ते जाएगा बट एट 0.05% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एट द हाईएस्ट पॉसिबल लाइट इंटेंसिटी लेवल फोटोसिंथेसिस रेट विल स्टेबल। और उसके बाद वो और इंक्रीज नहीं किया जा सकता, ओनली विद द हेल्प ऑफ लाइट इंटेंसिटी और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, 35 डिग्री सेल्सियस पे हाईएस्ट फोटोसिंथेसिस होगा। उससे ज़्यादा अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, उससे तुम कम टेम्परेचर करोगे तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा। 20 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 22 डिग्री से 32 डिग्री, 25 डिग्री से 35 डिग्री, एनीवेयर नियर द ऑप्टिमम टेम्परेचर। 35 डिग्री इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। एनीवेयर नियर द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 2 times द ओरिजिनल वैल्यू। उसके बाद वाटर कंटेंट, जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इंटरनल फैक्टर्स, क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जिसके कारण फोटोसिंथेसिस कम होगा। अगर प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेट हो गया किसी चीज़ के कारण, जिससे जो होगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। अगर लीफ का स्ट्रक्चर वगैरह में कुछ चेंजेस है, जैसे क्यूटिकल थोड़ा कम थिक है या फिर थिन है, स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन और साइज ऑफ द लीफ, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं कि कितना लाइट वो लीफ अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सकता है। सो दिस ऑल्सो इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट्स रात को भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। दिस इज डन बाय अ स्पेशल पाथवे कॉल्ड द CAM पाथवे, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में बात इसलिए नहीं की क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले लीव्स को डिस्टार्च कर दिया जाता है, लीव्स में से सारा स्टार्च निकाल दिया जाता है बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क लाइट इन डार्क रूम फॉर 24 to 48 hours so that translocation happens and there is no more glucose left in the leaves।
उसके बाद हम लोग ये प्लांट को रखते हैं बॉइलिंग वाटर में सेल्स को किल करने के लिए। उसके बाद हम लोग ये लीफ को रखते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट में रख के बॉईल करते हैं ताकि इसके अंदर का सारा क्लोरोफिल ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको वार्म वाटर में रखते हैं इसको सॉफ्टन करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसको आयोडीन सोल्यूशन में रखते हैं। अगर ब्लू ब्लैक कलर हुआ इसका मतलब स्टार्च है, अगर ब्राउन कलर हुआ मतलब स्टार्च नहीं है। उसके बाद अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लोरोफिल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। किसी वैरीगेटेड लीफ वाले प्लांट को लेंगे। वैरीगेटेड लीफ मतलब लीफ में थोड़ा बहुत ग्रीन कलर भी है, थोड़ा बहुत अलग कलर भी है। एग्जाम्पल CGC, क्रोकोलियस, जेडेनियम, क्रोटॉन। अब हम लोग क्या करेंगे, इन लीव्स को पहले डिस्चार्ज करेंगे, फिर इसको सूरज के अंदर रखेंगे, फिर एक लीफ को लेंगे, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कौन सा पार्ट ग्रीन है कौन सा पार्ट ग्रीन नहीं है। उसके बाद हम लोग स्टार्च का टेस्ट करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट, और हमें दिखाई देगा कि सिर्फ जो जो पार्ट्स पहले ग्रीन था वही पार्ट्स ब्लू ब्लैक बने, बाकी सारे पार्ट्स ब्राउन है। इसके बाद हाउ टू प्रूव कि सनलाइट चाहिए। सिंपली एक लीफ को लो, उसको ब्लैक पेपर से बांध दो, फिर उसको दोबारा डिस्चार्ज करो, फिर उसको दोबारा रखो सनलाइट में, आयोडीन टेस्ट करो। फाइनल आंसर आएगा कि जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड था वो पार्ट में ब्राउन कलर्ड है, बाकी पार्ट में ब्लू ब्लैक कलर्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता करें। कार्बन डाइऑक्साइड पता करने के लिए एक कॉनिकल फ्लास्क लो और लीफ को ऐसे रखो कि थोड़ा बहुत पार्ट अंदर है थोड़ा बहुत पार्ट बाहर है। अंदर रख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके कारण जो पार्ट अंदर था उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। और बाद में ये देखा जाएगा कि सिर्फ आधा पार्ट ही ब्लू ब्लैक हुआ, आधा पार्ट ब्राउन हुआ है, क्योंकि आधा पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, जिसके कारण स्टार्च नहीं बना। उसके बाद हाउ टू शो कि ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन निकलता है। एक स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है, एक बीकर रखा जाता है, उसके अंदर एक इन्वर्टेड फनल रखा जाता है, फनल के अंदर एक वाटर प्लांट रखा जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड इलोडिया, HE है, हाइड्रिला इलोडिया, HE है, हाइड्रिला इलोडिया, हाइड्रिला एंड इलोडिया। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि बबल्स बनने लगते हैं और पानी का लेवल कम होता है। हाउ टू प्रूव कि ये बबल्स ऑक्सीजन के बबल्स है। एक ग्लोइंग स्प्लिंटर को लाके देख लो, अगर वो ग्लो कर दिया इसका मतलब ऑक्सीजन है, ग्लो नहीं किया मतलब ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद कार्बन साइकिल की कार्बन कहाँ से कहाँ जाते हैं इस दुनिया में। सबसे पहले कार्बन को यूज़ किया जाता है बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया सब के सब रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। जब ये तीनों मरते हैं, फॉसिलेशन होते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। जब ये फॉसिल्स वगैरह को कंबशन यानी कि बर्न किया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, और जब लाइमस्टोन को बर्न किया जाता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। With this, we come to an end of this chapter. I hope you all understood this chapter very well, and meet you all in the next video. Don't forget to like and subscribe. Till then, keep learning, keep watching, and keep exploring.